नमस्कार 11 स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चुनावी सुगबुगाहट झारखंड में पूरी तरीके से शुरू हो गई है। आज निर्वाचन आयोग की टीम भी झारखंड पहुंच चुकी है। के रवि कुमार के साथ बैठक होगी और कल गुरुवार को जिले के उपायुक्तों के साथ बैठक होकर यह देखा जाएगा कि आखिर चुनाव के लिए कितना तैयार है झारखंड। इधर एक तरफ जहां निर्वाचन आयोग की टीम ने कमर कस ली है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक दलों ने भी अपने अपने कमर कस लिए हैं। भाजपा का विजय संकल्प यात्रा जहां परवान चढ़ रहा, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने आभार यात्रा की घोषणा कर दी है। आभार यात्रा के लिए निकलेंगे, क्या होगा, कैसे करेंगे रस्साकसी, समझेंगे। पहले देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम। गुरुवार को सभी डीसी के साथ समीक्षा बैठक। झारखंड में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। 2 दिवसीय दौरे पर चुनाव आयोग की टीम झारखंड में है। पतरातू में चुनाव आयोग की टीम गुरुवार को राज्य के सभी डीसी के साथ बैठक करेगी और मतदाता पुनरीक्षण कार्य की समीक्षा करेगी। वो मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसका संबंध में समीक्षा करने के लिए है। अभी वो कल सभी जिला का उपायुक्त पदाधिकारी है, वो जिला निर्वाचन पदाधिकारी, उनके साथ में समीक्षा करने के लिए आगमन हो रहा है। तो ये वो समीक्षा है, वो पतरातू में रखा है, वहाँ पर सभी डीसी भी उपस्थित होंगे, वहाँ पर समीक्षा की जाएगी। झारखंड में 5 जनवरी तक नई विधानसभा का गठन होना है, लेकिन अटकलें लगाई जा रही हैं कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में भी चुनाव हो सकता है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। सत्ताधारी दल जेएमएम और कांग्रेस ने चुनाव के लिए तैयार होने की बात कही है, लेकिन दोनों दलों का कहना है कि समय पर ही चुनाव होना चाहिए। 3 चरण में या 30 चरण में, अब उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता और चुनाव के लिए अब हम हमेशा तैयार हैं। लेकिन सवाल है कि आप प्रीपोन क्यों करेंगे? प्रीपोन होना नहीं चाहिए। जो कार्यकाल है उस कार्यकाल का पूर्णतः उपयोग होना चाहिए ताकि जनहित में और भी ज़्यादा काम हो सके। समय पर ही चुनाव होगा तो बेहतर होगा। सभी लोगों को, जो भी लोगों को काम करने का अवसर जनता ने दिया है, उसको काम पूरा करने का अवसर भी देना चाहिए। कांग्रेस कितनी तैयार हो? नहीं, हम पूरी तरह तैयार हैं। अभी तो चुनाव हुआ है, हम लोगों ने अभी चुनाव लड़ा है और चूँकि विधानसभा का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम सरकार में भी हैं, हमारी उपलब्धियां हैं, उसको घर घर तक पहुंचाना है। लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा की बारी है। राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी है। बीजेपी अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा के जरिए कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा रही है। दूसरी ओर अगस्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभी विधानसभा क्षेत्रों में आभार यात्रा निकालने जा रहे हैं। बीजेपी का दावा है कि अब की बार झारखंड में भी कमल खिलेगा। सीट इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन ने लीड किया, तो हम उस 52 के प्लस ही जाएंगे, पीछे नहीं। हम लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कार्यकर्ताओं के परिश्रम से और अपनी तैयारियों के बल पर ही तो हम 81 लाख वोट जनता ने दिया है हमको, तो हम जनता के बीच में पहुंचे हैं अपने नीतियों कार्यक्रमों को लेकर के। विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है। अगस्त के तीसरे सप्ताह में मतदाता सूची का प्रकाशन होने की संभावना है, लेकिन अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ झारखंड में भी चुनाव होगा तो सितंबर में चुनाव की डुगडुगी बज सकती है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र के साथ रांची से राकेश विपिन और शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो डुगडुगी कभी भी बच सकती है। कितने तैयार हैं राजनीतिक दल, एक बार समझते हैं राजनीतिक दल के लोगों से। रुक करते हैं अपने अतिथियों का। हमारे साथ भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी हैं। प्रतुल जी स्वागत है आपका। जेएमएम से अरुण वर्मा साहब हैं। अरुण जी स्वागत है आपका। और कांग्रेस से संजय सिंह साहब हैं। संजय जी बहुत स्वागत है आपका। तीनों अतिथियों का स्वागत है। अरुण वर्मा साहब, पहला सवाल आप ही से है। जिस दिन पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री में अब तो तब्दील हो गए, हेमंत सोरेन जब उनकी जमानत हुई, उस दिन सुप्रियो भट्टाचार्य साहब ने कहा कि कभी भी चुनाव करा लीजिए, हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आज सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जब कार्यकाल पूरा हो जाए तभी चुनाव होना चाहिए, जबकि अब चुनावी बयार तेजी से बहने लगी। देखिए, निश्चित तौर पे 5 साल के लिए चुनाव हुआ था, तो हम लोग तो चाहेंगे कि 5 साल पूर्ण रूप से हम लोगों की सरकार चले और एक एक पल का हम लोग सदुपयोग करें
और सदुपयोग हम लोग करेंगे। चुनाव कभी भी हो जाए, हम लोग तो हमेशा चुनाव की तैयारी में ही रहते हैं। आप देख लीजिए, हम लोग की सरकार एसी रूम से तो चल नहीं रही है, सरकार ही जनता के दरबार में है। आप देखिए, विगत 4-5 वर्षों से जनता दरबार सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री, सारे विधायक और सारे कार्यकर्ता भी उनमें मदद करती हैं, निकल के जाते हैं, लोगों की सेवा करने को तत्पर रहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा हर वक्त चुनाव के लिए तैयार है और हमेशा जनता की सेवा के लिए तत्पर हैं और जनता के बीच में ही हम लोग रहते हैं। तो जनता के बीच में ही रहते हैं, जनता के बीच तैयारी का मतलब यही ना है कि जनता की सेवा करना। तो सेवा करने के लिए हम लोग हमेशा 5 साल से लगे हुए हैं, सरकार भी लगे हुए है, सरकार जनता के दरबार में है और हम लोग के सारे लोग, सारे कार्यकर्ता सब जनता के दरबार में 5 साल से हम लोग हैं। जो भी उनकी समस्या है, जो भी उनको पीड़ा है, जो भी तकलीफ है, हम लोग धीरे धीरे करके उनका समाधान करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं अभी भी और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। जी चलिए, प्रतुल सहदेव साहब का एक बार रुख करते हैं। प्रतुल सहदेव साहब, चुनाव के लिए कितने तैयार हैं? भाजपा कितनी तैयार है चुनाव के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि तैयार इसलिए आप लोग दावा कर रहे हैं क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, निर्वाचन आयोग कभी भी घोषणा कर सकती है? अभिषेक जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आज सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का स्वागत करना चाहूँगा, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने संविधान के माफ़ कीजिएगा सीआरपीसी के आर्टिकल 125 के अंतर्गत कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी जो हैं वो गुजारा भत्ते के हकदार है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट है ये धर्म की सीमाओं से बाहर जाकर है। सभी महिलाओं को, मैरिड महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए। और ये देखिए, ये किस तरीके का हमारा जो एजेंडा है, ये कहीं ना कहीं जो न्यायालय भी है वो स्वतंत्र रूप से निर्णय लेता है, लेकिन हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को हटाया, वो भी अपहोल्ड हुआ सर्वोच्च न्यायालय से। और जो हम लोग हमेशा कहते थे कि शाहबानो केस में मुस्लिम महिलाओं के साथ बड़े पैमाने पर अत्याचार हुआ, उसको बदल दिया गया जजमेंट को राजीव गांधी के द्वारा, कुछ रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट के द्वारा। आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी हमारे दृष्टिकोण को सही ठहराया है और इस ऐतिहासिक ये जजमेंट है। इससे अब सारी मुस्लिम महिलाओं के लिए जो ये क्लेम करते थे कि शरिया लॉ हमारे यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीआरपीसी आईपीसी बाद में तब तो भारतीय दंड संहिता आ गई, वो उनके लिए भी एक द्वार खुल गया कि साहब उनको भी गुजारा भत्ता मिल सकता। चलिए चुनाव पे लौटते हैं अभिषेक, और ये भी चुनावी मुद्दा ही रहेगा। जी बिल्कुल, चुनाव पे लौटते हैं और हम चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और हम तो शुरू से कहते थे, लेकिन देखिए कैसे कथनी और करनी में अंतर होता है। हम लोगों ने तो शुरू से कहा कि हम 24/7/365 ईयर्स चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। हम आम लोगों की समस्याओं को लेकर हमेशा लोगों के बीच रहते हैं, इसीलिए चुनाव से जनता से हमारा कनेक्ट कभी छूटता नहीं अभिषेक। लेकिन अब बात कर ले कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जेल से निकलने के बाद जो पहला अपना उद्बोधन था, उसी में कहा था कि कभी भी करा लो चुनाव, हम उसके लिए तैयार है, चुनाव से कुछ नहीं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी का भी मैं बयान देख रहा था, जो पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस था, कहा साहब करा लो, आज करा लो तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ कि 4-5-7 दिनों के भीतर सबकी जुबान बदल गई। अब कह रहे थे सीमा पर हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जब चाहो करा लो, और अब सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने तो उस समय कहा था 7 तारीख को शपथ होगा, जब 4 तारीख को शपथ हो गया। तो अब कहीं ना कहीं जेएमएम को लगता है वो कनेक्ट या जेएमएम बहुत हड़बड़ी में है, वो कह कुछ रही है, कर कुछ रही है, कर कुछ रही है, कह कुछ रही है। हमारा मानना है कि चुनाव के लिए सब लोगों को तैयार होना चाहिए। और ऐसे भी अगर आप कानूनन भी देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट का सेटल प्रिंसिपल है कि सुप्रीम कोर्ट का सेटल प्रिंसिपल भी है अनेक जजमेंट्स में, और इलेक्शन कमीशन की भी अधिकार है कि वो 6 महीने पहले तक, आता हूं सर, 6 महीने पहले आपकी तैयारियों को समझ लो, कभी भी चुनाव करा सकती है। मैं उस पे आऊंगा, निर्वाचन आयोग के नियमों पर तो मैं आऊंगा ही। नहीं, बस मैं वही कह रहा हूँ कि निर्वाचन आयोग 6 महीने पहले तक चुनाव कराने के लिए स्वतंत्र है, संविधान में इसके प्रोविजंस हैं। तो चुनाव जब भी करा ले हम तैयार है साहब, अक्टूबर में करा ले, नवंबर, दिसंबर, जब करा ले, तय सीमा से 6 महीने के भीतर चुनाव कराने की उनको आज़ादी है। और हम 52 सीटों पर आगे थे इस बार लोकसभा चुनाव में। विधानसभा की सीटों की बात करें, ये 27 पर सिमटे थे। तो जब ये चुनाव करा ले साहब, ये फैसला हो जाएगा कि क्या जनता चाहती है। जी, कांग्रेस का रुख करते हैं, संजय सिंह साहब हमारे साथ है। संजय सिंह साहब, कितने तैयार हैं चुनाव के लिए? चुनाव का अक्टूबर में अगर चुनाव हो जाता है तो कांग्रेस के लिए यह बेहतर रहेगा या फिर जनवरी तक रुकना चाहिए? कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को पूरा होगा। कार्यकाल एक अलग विषय है और जनता में जो साख होता है राजनीतिक पार्टियों का, वो अलग विषय है। कार्यकाल असेंबली का 5 जनवरी तक है, जो वर्तमान विधानसभा है। ये पूर्ण रूपेण अब
भारत के निर्वाचन आयोग पर निर्भर करता है कि झारखंड के विधानसभा के चुनाव हरियाणा महाराष्ट्र के साथ कराए, JNK का भी चुनाव है या इसको बाद में कराए। लेकिन राजनीतिक पार्टियों का साख बना रहता है अगर वो लोगों के बीच में अपना जगह बना के रखते हैं। हमारा ये जो गठबंधन है, इंडिया गठबंधन, इसका राजनीतिक साख न सिर्फ बना हुआ है बल्कि बढ़ा है। झारखंड की राजनीति में लोकसभा के चुनाव के परिणाम के बाद जो 5 जनजातीय सुरक्षित क्षेत्रों में जो लोकसभा के हैं, जो हम लोग को आदिवासी रिजर्व सीटों पर जी, हाँ, मैंने उसको शुद्ध हिंदी में कह दिया, दर्शकों के लिए समझने वाली हाँ ठीक भाषा है, में जी। आदिवासी सुरक्षित सीटों में जो 5 हमारे हैं प्रदेश के, जो हम लोग को शानदार जीत मिली है, उससे एक संदेश गया है कि हमारे प्रदेश के जो सबसे बड़े मजबूत आवाज़ हैं, जनजातियों की जो आवाज़ है, जिनके लिए ये प्रदेश बना था, वो हमारे साथ हैं, कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। अगर झारखंड की सामाजिक बनावट को देखें तो झारखंड के जो अल्पसंख्यक हैं, झारखंड का जो पिछड़ा वर्ग है, जो हम बात करते हैं जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, उस दिशा में जो बढ़े हैं हम लोग। अभी आप देखते हैं, अभी आपको पता है कैबिनेट के निर्णय के बाद एक हम लोगों ने जाति आधारित सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी कराने का निर्णय लिया है। तो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों लगातार जनवादी राजनीति कर रही है। हम लोग उससे हटकर राजनीति नहीं करते। हमारे अभी मित्र वर्मा जी ने कहा कि सरकार आपके द्वार जो कार्यक्रम था वो सिर्फ सांकेतिक नहीं था। 2000 के बाद जब राज्य बना, पहली बार ऐसा हुआ कि प्रशासन को पंचायत स्तर तक सीधे सरोकार करने के लिए कहा गया, नागरिकों के साथ और उनकी समस्याओं को सुनना, समाधान निकालना। एक ऐसा संदेश गया जो बहुत महत्वपूर्ण था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ और मैं दावा भी नहीं करूँगा कि उनके सारे समस्याओं का समाधान या निराकरण हुआ, लेकिन एक बड़ा बदलाव आया, क्योंकि इसके पहले नागरिकों को लगता था कि उनकी जो पहुंच है प्रखंड तक भी बहुत कठिन था। लेकिन जब उन लोगों ने BDO, CO, SDO और जो वरीय पदाधिकारी थे, DC, DDC, सबको देखा इन शिविरों में, तब उनको समझ में आया कि लोक सेवक का परिभाषा क्या होता है। सरकार आपके द्वार के तहत, सरकार आपके द्वार के अंतर्गत, तो सरकार आपके द्वार जो है हमारा सोच का भी एक परिचय है। सरकार आपके द्वार सिर्फ एक नामकरण नहीं है, वो हमारे सोच का एक परिचय है कि सरकार हमेशा आपके द्वार होना चाहिए। चलिए ये बता दीजिए मुझे कि अगर आपने अभी लोकसभा चुनाव का जिक्र किया कि आदिवासी रिजर्व सीटों पर आपकी जीत हुई, एक संदेश, एक मजबूत संदेश गया आपने जो बातें कही, लेकिन तमाम सामान्य सीटों पर और SC रिजर्व सीटों पर आपकी हार हो गई। तो विधानसभा की अगर बात करें, समीकरणों की बात करें, तो 28 सीटें आदिवासी आरक्षित और 9 सीटें हैं SC आरक्षित। उसके बाद फिर कैसे सरकार बनाएंगे, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, अगर 2019 में हम लोग जाएं तो ये जो आंकड़ा है, जिस आंकड़े पर भी बात चल रही है, चर्चा हो रहा है, 52 का आंकड़ा, जो बीजेपी के पक्ष में आप जब उसको वर्कआउट करते हैं, जिसमें उनको बढ़त मिला असेंबली सेगमेंट में, तो ये आंकड़ा 60 के ऊपर था 2019 में। 57 थे। हाँ, वही 57 था, टू बी प्रिसाइज। अक्सर हमको आप ही करेक्ट करते हैं और हम उसको इंकरेज भी करते हैं, क्योंकि अपना हम डेटा को एग्जैक्टली लेकर नहीं आते स्टूडियो में। कोई बात नहीं। तो 57 और 52 ये जो आंकड़े हैं ना, ये आंकड़े बेसिकली डायनेमिक आंकड़े होते हैं। राजनीति में वोट FD नहीं होता, फिक्स डिपॉजिट नहीं होता है। अगर FD होता तो हम ये मानकर चलते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज के वोट फिक्स डिपॉजिट की तरह उनके साथ हमेशा रहेंगे। तो ये तो आप पे भी लागू हो जाएंगे? नहीं, हमारा ये कहना है कि संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे मतदाताओं में संकल्प है कि हम वोट देंगे इस गठबंधन को, तो वो संकल्प उनका राजनीतिक निर्णय होता है, और राजनीतिक निर्णय से राजनीतिक फैसले होते हैं जो मतदान केंद्र तक पहुंचता है। तो हम जो परिदृश्य देख रहे हैं, जो हमारा जो आकलन है, उसमें जयराम महतो का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। जयराम महतो
आजसू के वोट को बहुत डैमेज करने वाले हैं। आजसू का जो वोट शेयर है वो प्रभावित होने जा रहा है, और आजसू जो अपना वोट ट्रांसफर करता है बीजेपी में, जो उनका खास एक वर्ग का वोट ट्रांसफर होता है, वो भी प्रभावित होने वाला है। तो बीजेपी के दिन गिरिडीह में तो आपको भी नुकसान पहुंचा तो दिया। बीजेपी के लिए रास्ता और ये डगर बहुत कठिन है। और तो एक और बात, गिरिडीह में आपको नुकसान पहुंचाया। हाँ, मैं मानता हूं इस बात को, कि अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो जयराम महतो फैक्टर को अभी हम लोग उस तरह से नहीं, उसका हम लोग भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो निश्चित तौर पे किसको ज्यादा प्रभावित करेगा। लेकिन कुर्मी वोटर्स की बात अगर की जाए, जो एकदम स्पष्टता, क्लियरली स्पष्टता जनाधार आजसू का है, और जिस जनाधार पर आजसू राजनीति करता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट मेरा पॉइंट है, कृपया इसको सुन लिया। आगे भी बहुत बोलना है आपको सर। ठीक है, इसको मैं कंप्लीट बात पूरी कर ले। देखिए, बीजेपी के पास एक बहुत बड़ी संकट है लीडरशिप की। उनके जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो जेवीएम से आए हैं, उनके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो भी जेवीएम से आए हैं। अब हमारा ये मानना है कि बीजेपी एक बार प्रयोग किया गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने का, अब उनको भेज दिया उड़ीसा का राज्यपाल बनाकर। 2019 में जो इनका पराजय हुआ, राजनीतिक पराजय हुआ, वो ऐसा पराजय था कि उसका अनुमान भी ये नहीं लगा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा था कि अब ये जो सरकार है इसमें निरंतरता रहेगी और ये सरकार चलती रहेगी। लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि राजनीति में बेसिकली जो जमीनी धरातल पर जो बनावट होती है वो स्थिर नहीं रहता है, वो बदलते रहता है। तो मेरा ये मानना है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज और चुनौती है इनका लीडरशिप। इनके पास कोई नेतृत्व नहीं है। जो एक बहुत ही लोकप्रिय जो झारखंड का समझिए तो सबसे लोकप्रिय नेता है हेमंत सोरेन, जो प्रतीक भी हैं झारखंडी अस्मिता के। और कांग्रेस ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब उन्हीं के बैनर तले लड़ना नहीं, वो यहाँ के सर्वमान्य नेता है। जो भाजपा ने डिसाइड किया हुआ है कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ना है, वही झारखंड में कहीं ना कहीं INDIA ने डिसाइड कर लिया है। वो प्रतीक है हमारी राजनीति की। हमारी राजनीति होना भी चाहिए था, हमारी राजनीति चेहरा होना चाहिए। लेकिन जैसे प्रदेश में आपका चेहरा है, वैसे ही आपको केंद्र में भी अपना चेहरा आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन आपके लोग यहाँ तो जेएमएम प्रदेश में आपको फ्रंट फुट पे खेलता है, हेमंत सोरेन का चेहरा आगे करके आप चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जब वही चुनाव से केंद्रीय स्तर पर होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जहां राष्ट्रीय फलक पर आप हैं, कांग्रेस की पार्टी है, आप चेहरा नहीं देते हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं पिछड़ जाता है। आपके साथ जो गठबंधन में दल होते हैं वो भी पिछड़ जाते हैं, बिना चेहरे के चुनाव लड़ना पड़ता है। और यह भी अगर सच्चाई है कि अगर आपको चेहरा विधानसभा चुनाव में चाहिए तो आपको चेहरा तो लोकसभा चुनाव में भी चाहिए साहब। वहां आप चेहरा क्यों नहीं देते हैं? आप जो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बना रहे हैं, आपने पहले नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं नेता आपने बना दिया राहुल गांधी को अपने दल का? कि अगर सर्वमान्य सर्वसम्मति से उनको नेता बनाना जाना चाहिए, क्योंकि जहां भी प्रचार प्रसार हुए वहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की बात हुई। और यह भी आज आधार माना जा रहा है, आपकी सीटें जो बढ़कर 99 तक पहुंची हैं, उसके पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को माना जा रहा है। कितना सच कितना झूठ ये आप लोगों को तय करना है। प्रतुल यादव साहब, रुख आपका करता हूं, कितनी तैयार भाजपा है इस चुनाव के लिए? यह भी सच्चाई है कि प्रदेश में अगर बात करें चेहरे की, तो आपने ये देख लिया कि बाबूलाल मरांडी साहब पर जो जिम्मेदारी लोकसभा चुनाव में आपने सौंपी, आपको आदिवासी आरक्षित सीटों से नकार कर दिया गया। उसके बाद अगर दूसरी बात करें, उनकी सीटें भी बढ़ गई गठबंधन की। अगर उसके अलावा बात करें मुद्दों की, तो आप भ्रष्टाचार परवार के मुद्दे से लड़े कि भ्रष्टाचार परवार है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही हेमंत सोरेन साहब को जमानत भी मिल गई है। और भ्रष्टाचार परवार कितना कारगर आपको नजर आता है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में? देखिए अभिषेक, अदालती प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में अब मैटर गया, वहाँ क्या होता है उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है। आज भी आपने देखा कि एक पत्रकार के रूप में जिसने अपने जीवन की शुरुआत की थी, कमलेश, वो कांके रिसोर्ट का भी उसका बड़ा पार्टनरशिप था। ईडी की टीम वहाँ खंगाल रही थी, और कमलेश भी उसी गिरोह का सदस्य बनाया जाता है जो फर्जी दस्तावेज करके तैयार करके वो तमाम नाम कई बार हम लोग चैनल में ले चुके हैं। वो जिहादी ग्रुप भी जो तमाम फर्जी दस्तावेज तैयार करके आदिवासी ज़मीन को जनरल ज़मीन बनाता है। अब लौटते हैं। देखिए, मैं पहली बार सुन रहा था किसी राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के मुंह से कि एक जाति विशेष को इन्होंने कह दिया कि वो आजसू का वोट बैंक है। यानी ये मान कर तैयार है कि कुर्मी ने
आजसू के लीडरशिप को स्वीकार कर लिया। साहब ये तो अपने आप में बहुत बड़ा डिफीट है कि आपने जिसकी आबादी यहाँ 17-18% शायद उससे भी ज्यादा है, उस जाति वर्ग को पहले कह दिया कि साहब वो आजसू का वोट बैंक है। ये तो हमने कभी नहीं सुना। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की राजनीति करती है। हम जाति नहीं जमात की राजनीति करते हैं, हम सबको लेकर चलते हैं। और देखिए जयराम की पार्टी की जो ये बात कर रहे थे, तो जयराम किसकी उपज है? जयराम इस सरकार की गलत नीतियों की उपज है। जयराम ने 1932 के मुद्दे पर अपने को राजनीतिक जीवन में छात्र जीवन से लाने का काम किया। वो स्थानीय नीति के मुद्दे पर आया, वो सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ आया। तो इस सरकार के खिलाफ आक्रोश से जयराम महतो जैसे नेता पनपे हैं। उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि हमारे वोट बैंक में, ये अभी से देखिए कितने डिफेंसिव हो गए। ये कह रहे हैं कि वो वोट बैंक काटेंगे, जो ट्रांसफर नहीं होगा तब हमारी जीत सुनिश्चित नहीं होगी। भाई इनको आंकड़ा हम बता दें, जो ये प्रचंड जीत बताते हैं 2019 की अपनी, उसका रियलिटी चेक भी सुन लें भाई। आपको 52 लाख वोटें आई थी महागठबंधन के तमाम दलों को, हमें 50 लाख वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को अकेले। आजसू अकेले लड़ी थी, उससे 7 लाख वोट आए थे। तो हम दोनों जो उस समय नहीं मिलकर लड़े थे, उस समय 13 सीटों का नुकसान हुआ था। यानी हम 39-38 सीटों पर उस समय भी होते। तो खैर चलिए, उस समय तो जो हो गया, उस पर आप विचार नहीं करना। लेकिन जिसको ये प्रचंड जीत बताते हैं, वो तो सिर्फ हमारे भाजपा से 2 लाख वोट का ज़्यादा का अंतर था, और आजसू को मिला दे तो 5 लाख हम ज़्यादा आगे हो जाते। तो इस बार तो आजसू और हम दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं। और जहाँ तक बात है इस सरकार की क्या वादा खिलाफी किसी से छिपा नहीं। मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी का 21 अक्टूबर 2019 का एक खाली ट्वीट पढ़कर सुनाता हूँ। एक लाइन है, यह मेरा संकल्प है, अनुबंध कर्मियों को दूंगा उनका अधिकार। मैं झारखंड से अनुबंध कर्मी शब्द को ही हटा दूंगा। मेरे सरकार में हर एक झारखंडी सम्मान से जीवन व्यतीत करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का ऑफिशियल एक्स अकाउंट से यह ट्वीट किया गया है कि अनुबंध कर्मियों को वो समाप्त कर देंगे, अनुबंध कर्मी शब्द को सबको परमानेंट कर देंगे। साहब आज भी सहायक पुलिसकर्मी जो है वो सड़क पर हैं, पारा शिक्षक अपने नियमितीकरण के लिए संघर्षरत है, जितने प्रदेश के तमाम अनुबंध कर्मी हैं वो लड़ रहे हैं। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका अपनी मानदेय को बढ़ाने से खुश नहीं है, वो कह रही है हमें भी परमानेंट करो। साहब तो अनुबंध कर्मियों को जो उन्होंने समाप्त करने का प्रण लिया था उसका क्या हुआ? माननीय मुख्यमंत्री जी का नवंबर का एक और ट्वीट है जिसमें उन्होंने सिलसिलेवार लिखा है, उदास मत हो मेरे साथियों, आपको पहले साल 5 लाख नौकरी, निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण। 5 लाख नौकरी पे बहुत चर्चा हो गई, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण का जो इन्होंने आदेश लागू किया, उसका कौन सा रियलिटी चेक का फॉर्मूला रखा? ये तो 25 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल में जो सब्सिडी थी उसी तरह की हवाई घोषणा हो गई। कभी इन्होंने रियलिटी चेक करके देखा है कि जो इंडस्ट्रीज को, जिन फर्म्स को ये 75% आरक्षण यहाँ के स्थानीयों को देना था वो क्या दे पाए हैं? और स्थानीय कौन है विषय? सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि आज के दिन में स्थानीय कौन है? आज के दिन में तो स्थानीय 60-40 की नीति की लागू हो गई। यानी झारखंड में जो जब आया अभी के हिसाब से वही स्थानीय है। 1932 को ये सरकारी संकल्प से लागू कर सकते थे, वो नहीं किया। इनकी एक और बड़ी घोषणा थी जो हम भूल गए हैं, 25 करोड़ तक की सरकारी निविदा में हक दूंगा मूलवासी आदिवासियों को। कितने आदिवासी मूलवासियों को 25 करोड़ तक की सरकारी निविदाओं में हक मिला? इसका भी जरा श्वेत पत्र जारी करें। तो इस सरकार की वादा खिलाफी जितनी है ना, इन्होंने 5,000 और 7,000 रुपए कहा था कि हम ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बेरोजगारों को देंगे। और पता अभिषेक इन्होंने क्या किया था? इन अनएम्प्लॉयड के साथ टेक्निकल शब्द जोड़ दिया, यानी टेक्निकल अनएम्प्लॉयड, यानी जिन्होंने पॉलिटेक्निक किया है सिर्फ उनको मिलेगा 5,000 और 7,000 जिसने पोस्ट ग्रेजुएट की जी। लेकिन उन टेक्निकल ग्रेजुएट्स को भी नहीं मिला। कहां आप सिंपल ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को देने की बात कर रहे थे? तो ये सरकार की वादा खिलाफी, महिला उत्पीड़न, 6500 से ज्यादा रेप केसेस हुए, कितने स्पीडी ट्रायल में सजाएं हुई हैं, 1/3 आदिवासी बेटियों के साथ इन संख्या है जो दुराचार हुआ है, दुष्कर्म हुआ। ये बेहद अफसोसजनक है। इन सारे मुद्दों को लेकर आदिवासी मूलवासियों को उनका हक नहीं मिला, स्थानीय नीति नहीं बनी। 1932 का खतियान जो मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से लागू हो सकता था। और जो एक और लास्ट पॉइंट, 2 जुलाई को पत्र लिखा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद जी ने, उनका बयान आया आज अखबारों में कि सरकार ने अभी तक उस पर निर्णय नहीं लिया कि ट्रिपल टेस्ट किससे कराएंगे। यानी जो ओबीसी समुदाय को उनका हक तो नहीं, निकाय चुनाव इसका मतलब नहीं होने वाला है। सरकार निकाय चुनाव चाहती नहीं विधानसभा चुनाव से पहले। आखिर 4.5 वर्ष क्यों लगा दिए सरकार ने ट्रिपल टेस्ट कराने में? मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी 3 महीने के भीतर 27% आरक्षण होगा। क्या हो गया साहब उसको? अभी तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया ही नहीं शुरू हुई। और आज हम लोग 9-10 जुलाई के आसपास बैठे हैं और अभी तक प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। प्रक्रिया खत्म होने में 3 महीने लगेंगे।
तो कैसे निकाय चुनाव उसके कराएंगे? पहले चुनाव की तारीख आ जाएगी। अरुण वर्मा साहब, कई बातें गिनाई प्रतुल यादव जी ने, कई सारी चीजें बताई, लेकिन एक जो अहम सवाल हो जाता है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 30,000 नियुक्तियों का वादा कर दिया है। जिस तरीके से इलेक्शन का चुनावी बिगुल बजने की तैयारी है, ऐसे में क्या सितंबर माह तक 30,000 नियुक्तियों का जो दावा है ये पूरा हो पाएगा, धरातल पर उतर पाएगा? अबुआ आवास योजना, लगातार घोषणाएं हो रही हैं, कई जगह पहली किस्त की राशि भी गई है, लेकिन गड़बड़ियां इतनी आ गई हैं सामने कि हर जगह कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्पीड जो है थोड़ी स्लो हो गई। देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोगों ने स्थानीय नीति लागू करने का प्रयास किया, राज्यपाल महोदय ने उन्हें उस स्थानीय नीति को वापस कर दिया। हम लोगों ने ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का ही प्रयास किया। जो बाबूलाल मरांडी जब मुख्यमंत्री बने थे और सुदेश महतो जी मंत्री थे, तो घटा के 27% से 14% इन्होंने आरक्षण को कर दिया था। उन्हें भी हम लोगों ने 14 से बढ़ा के फिर से 27 करके विधानसभा के पटल से पारित करवा के भेजा। तो बोल रहे हैं जयराम महतो जी, अरे जयराम महतो जी डेमोसाइल के आधार पर स्थानीय नीति की बात करते हैं, आपने उन्हें अड़ंगा लगा के रखा हुआ है। हम लोगों ने करके भेज दिया। जाति जनगणना भी हम लोगों ने करने की घोषणा कर दी है। ओबीसी का आरक्षण भी हम लोगों ने करने का प्रयास किया है। और देखिए, काम हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ तुक्केबाजी नहीं करते हैं। अब ये कहने लगे, बहुत सारी योजनाओं को गिनाने लगे, बहुत सारे वादों को। भैया, आप सरकार को हमेशा अस्थिर करने का प्रयास करते रहे हैं, फिर भी हम लोग अपने स्तर से, अपने साधन से, अपने संसाधन से हम लोगों ने प्रयास किया। हम लोगों ने ऐसा तो कभी नहीं कहा कि हर एक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। 2 करोड़ रोजगार देने वाले लोग हम लोगों को आज ज्ञान दे रहे हैं। हर एक साल 2 करोड़ रोजगार, अगर 10 साल में 20 करोड़ रोजगार दे देते तो कोई देश में बेरोजगार आज नहीं होता। कहते थे एफडीआई को लागू नहीं होने देंगे, एफडीआई लागू हो गई। 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बुलेट ट्रेन कहाँ चल रही है? बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई महंगाई की मार कह के पेट्रोल डीजल के रेट का देख लीजिए कहाँ पहुँचा दिए। आटा, चावल, दाल, तेल हम बार बार कहते हैं, सारा चीज़ में जीएसटी लगा दिए, कपड़ा तक में बैट लगा दिए हैं। तो अपने किए हुए कारगुजारियों को छिपाने के लिए दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे भैया, हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं, हम लोग तो 75% आरक्षण देने का ही प्रयास किया। आप लोग अड़ंगा लगाते हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, हर एक चीज़ में अड़ंगा, हर एक चीज़ में। और आप अभी जैसे बाबूलाल मरांडी जी के बारे में बोल रहे थे कि 1-1-11 नहीं होता है। भैया, बाबूलाल जी जब तक जेबीएम बना के रहे तब तक वो हम लोगों को वोट, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी, यहाँ के अल्पसंख्यकों को वोट को वो काटते रहे हैं। बीजेपी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई, ब्लंडर मिस्टेक बोलिए, कि बाबूलाल मरांडी जी को इन्होंने अपने साथ ले लिया। बाबूलाल मरांडी तो इनके साथ चले गए, पर उनका वोट बैंक सारा का सारा पीछे रह गया है, जो कि बाबूलाल जी के साथ नहीं गया। बाबूलाल मरांडी जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने क्या कहा कि 2 बार, एक बार नहीं 2 बार हमारे विधायकों को बीजेपी ने इतने करोड़ों में खरीद लिया। सबूत लेके वो चले गए हाई कोर्ट। क्या हो गया उन सबूतों का, वो भी बताना चाहिए कि उन सबूतों को क्या हो गया, क्या डील हो गई। कुछ तो डील हो ही होगी ना, क्यों वो शांत हो गए? पहले आरोप लगाते थे बाबूलाल मरांडी जी, धर्मेंद्र बने हुए थे, कहते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, बीजेपी में चले गए। क्यों चले गए? इसका कारण तो बताना ना होगा, क्यों गए? जब वो सीबीआई जांच की मांग करते थे, मोदी जी के खिलाफ में वो बोलते थे कि मोदी जी जब आएंगे दोबारा तो देश के हाथ में कटोरा थमा देंगे। बाबूलाल मरांडी जी का वक्तव्य है। बहुत सारा मोदी जी ने भी वादा किया, तो अपने वादे को छोड़ के दूसरे के ऊपर ये लोग दिखा के सिर्फ बदनाम करने का प्रयास करते हैं, और बदनाम करके बीजेपी और मोदी जी का चेहरा चमकाने का प्रयास करते रहे। भैया, हम लोगों ने, आपने 8,000 स्कूलों को बंद किया, हम लोगों ने उन स्कूलों को चालू किया। कहाँ किया है सर? एकदम चालू 8,000 स्कूल किया है। नहीं चालू हुआ, मैंने शिक्षा मंत्री का इंटरव्यू लिया है सर। एकदम बिल्कुल चालू हुआ है। 8,000 स्कूल हम लोग चालू किया। 80 एक्सीलेंस स्कूल भी हम लोगों ने बनाया। सीएम एक्सीलेंस स्कूल आप लोगों ने बनाया। 400 बनाने का हम लोग की योजना हर प्रखंड में बनाए जाने का है। 14 लाख राशन कार्ड को डिलीट कर दिया, 25 लाख हम लोगों ने नया राशन कार्ड बनाया। तो हम लोग तो काम कर रहे हैं, खुद जीवन भर पेंशन लेंगे, मरते दम तक लेंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी हम लोगों ने लागू किया। तो हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं, और काम कर रहे हैं धरातल में भी। तो धरातल में हम लोग काम कर रहे हैं, काम आपको दिखेगा भी। आप रांची को ही देख लीजिए, 3-3 ब्रिज का जाल बिछ रहा है। डबल इंजन की सरकार में एक पाया भी गड़ा था क्या? तो सिर्फ बोलने से नहीं, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और काम कर रहे हैं, जनता के बीच में है। जो हम लोग काम पूरा नहीं कर पाए हैं, पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हम लोगों को जनता मौका देगी। तो जो अधूरा कार्य है हम लोग उनको पूरा करेंगे। 1,36,000 करोड़ रुपया जीएसटी और रॉयल्टी का पैसा खनिज का बाकी है केंद्र पर। एक ब्रेक ले लेता हूँ, तुरंत एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद लौटता हूँ। संजय सिंह साहब पहले से हाथ उठाए हुए थे, वक्त एक ब्रेक का हो गया। एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो अब थोड़ा रैपिड फायर राउंड में चलेंगे। थोड़ी ठंडी ठंडी सी बहस चल रही है, इसको थोड़ी और गर्म करेंगे। तुरंत लौटता हूँ ब्रेक के बाद। करते हैं अपने अतिथियों का, सीधे चलते। पहले संजय सिंह साहब आप हाथ उठा रहे थे, आप कुछ कहना चाहते थे प्रतुल यादव साहब के बयान पर। पहले बात पूरी कर रहे हैं, फिर मैं बात आगे बढ़ाऊंगा।
बीजेपी के जो विद्वान प्रवक्ता हैं वो आंकड़ों में बहुत विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि राजनीति सिर्फ आंकड़ों से ही जुड़ा रहता है। उनको लगता है विचार है आपके प्रति नहीं, उनको लगता प्रतुल जी को बोल रहा हूं, उनको लगता है कि आंकड़े ही बयां करती हैं राजनीति के वास्तविकता को। मैं राजनीति को आंकड़े से और आंकड़ों से बहुत दूर रखता हूं जी, क्योंकि जब हम लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे हमारे पास आंकड़े नहीं थे, कोई आंकड़ा नहीं था। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, जब डंडी मार्च हो रहा था, तो आंकड़े नहीं थे। राजनीति में इकबाल होता है, भरोसा होता है। बिना इकबाल भरोसा के राजनीति होता ही नहीं है। आप कितना भी आंकड़े गिनाइएगा, आपका प्रतिकार भी होना शुरू हो जाएगा। आपको जानकारी दे, एक समय था हमारी पीढ़ी के लिए प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना बैंक्स में, जो नेशनलाइज्ड बैंक्स थे, पीएसयू बैंक जिनको कहते हैं, एक बहुत बड़ा अवसर था अस्थायी रोजगार का। अभी इंडियन बैंक के द्वारा वैकेंसी निकाला गया है अप्रेंटिस के लिए। सोचिए, अब वो अप्रेंटिस के रूप में लेने जा रहे हैं नौजवानों को, और अभी जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 1500 पदों के लिए वो निकाले हैं विज्ञापन। अब आप समझ सकते हैं कि कहाँ हम ये किस तरह से इसको हम देख रहे हैं। एसबीआई का एक रिपोर्ट आया है। एसबीआई का कहना है कि बैंकिंग सेक्टर का हेल्थ इतना इम्प्रूव कर गया है, फाइनेंशियल इतना इम्प्रूव कर गया है कि अब हम लोग डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ सोच सकते हैं। अब क्या संकेत दिया जा रहा है? एक समय था जब श्रीमती इंदिरा गांधी, आप जानते हैं, माइंस को, और जितने हमारे आज सर जल्दी सर, आज जितने कोल माइंस हैं आप देख रहे हैं जिनको, और बैंक्स को उन्होंने नेशनलाइज किया था। सर बात एक बार में कंप्लीट करें सर, अर्थात बता दे सर, क्योंकि वक्त उतना लंबा नहीं। अर्थात कि आप अपनी बात पूरी कर सकेंगे। अर्थात तो बातों में ही रहता है। नहीं, क्या सर कहना चाह रहे हैं? बैंक मजबूत हुए हैं या अर्थात ये है कि आंकड़ों से राजनीति नहीं होता है। तो 1500 तो आपने भी आंकड़े ही बताया ना। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने कहा कि अगर आप आंकड़े सुनाइएगा तो आंकड़ों का इधर बहुत बड़ा एक फहरिस्त है जो इतना लंबा है, इतना लंबा है कि हम अगर गिनाते रहेंगे तो आपका समय कम पड़ जाएगा। मुझे ये बताइए, 3-4 डिबेट करना पड़ेगा। अब मुद्दों पर आता हूं। मुद्दे क्या होंगे आप लोगों के पास इस चुनाव में? कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के पास जाएगी जो जेएमएम से जुड़े ना हो? कि आप जेएमएम के मुद्दे को लेकर जाएंगे, विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे कि हेमंत सोरेन साहब को ईडी घेर रही थी? कांग्रेस के अपने मुद्दे क्या होंगे? देखिए, कांग्रेस के मुद्दे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुद्दे मैं जानता हूं गठबंधन में आप है वो एक होंगे, अलग है ही नहीं। लेकिन मुद्दे क्या है? मुद्दे आपके सर, जेएमएम का एक बड़ा मुद्दा है कि उनका एक बड़ा चेहरा, जो नेतृत्व, जो लीडर है, वो गठबंधन का, उनको जेल भेजा गया है। कहीं ना कहीं इसको लेकर जेएमएम चुनाव में घेराबंदी कसेगा। क्या कांग्रेस भी वही करेगी? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये चुनावी मुद्दा नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए चुनावी मुद्दा है झारखंड का खुशहाली। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मुद्दा है चुनाव में कैसे झारखंड की मूलवासी, आदिवासी और झारखंड के सभी लोग एक ऐसे झारखंड को देखें जिसका विकास हो, जहां अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचे, और जहां का पूरा ये जो राजनीतिक व्यवस्था है वो जिम्मेवारी के साथ राजनीति को ले और शासन व्यवस्था को ले। हमारा ये मानना है कि न्याय और सामाजिक न्याय पर आधारित राजनीति जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी राजनीति को हम लोग मुद्दा बनाकर चुनाव में जाने वाले हैं। प्रतुल यादव साहब, धनबाद में आपकी यात्रा शुरू हुई है, बाबूलाल मरांडी की अभिनंदन यात्रा शुरू हुई है। धनबाद में झांकी निकल गई साहब, और यहां पर अभी पिक्चर बाकी है, वो कारों में भी आज हंगामा हो गया है। जेएमएम ने एक ट्वीट भी कर दिया था कि धनबाद तो अभी सिर्फ फुटअव्वल की झांकी है, पूरा झारखंड अभी बाकी है, और बोकारो में आज फिर वो सीन दोहरा दिया गया। ऐसे तैयारी करेंगे चुनाव की, विधानसभा चुनाव की? सर देखिए, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और धनबाद में जो कुछ हुआ उसका रियलिटी चेक आप देख ले। कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित थे और कुछ को ये इस बात पर आपत्ति थी कि किसी दूसरे का नाम पहले क्यों बुलाया जा रहा है। इसको लेकर थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी हुई, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है साहब, हमारे यहाँ फिर भी आंतरिक डिसिप्लिन होता। हमारे यहाँ कोई सिटिंग विधायक चमरा लिंडा और लोबिन हेम्ब्रम की तरह सरकार के खिलाफ पार्टी में रहते हुए बयान नहीं देता और फिर उसकी
घर वापसी हो जाती है और सर, वोट भी युवराज, दे देता है सरकार सर, को। युवराज, सर, देखिए युवराज। मैंने नहीं, याद नहीं करवा टोका, रहे, बोल रहे, वर्मा जी नहीं टोका, भाजपा में एकदम वापसी कृपया ना टोके। तो अपनी पार्टी बना ली। मैं देखिए, बोलते बीजेपी में मैं रहते हुए अगर विरोध इस नहीं तरह से करते। अभिषेक तटस्थ देखिए, रहते हैं, तटस्थ। अभिषेक बीजेपी में अभिषेक रहते हुए क्यों उन्होंने अगर इस बड़ा तरह से खोरी किया है। टिप्पणी करवाएंगे डिबेट में तो मैं भी इनके साथ बोलता रहूं। मैं करवाऊंगा, ये आप संस्कार नहीं है। मेरा मैं माइक आप लोगों बोलूंगा, को ये नहीं आपका दूंगा। राजनीतिक संस्कार नहीं, बिल्कुल, होता आप है। बोलें। देखिए इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा होगा इस सरकार का भ्रष्टाचार, इस सरकार का घुसपैठ। हम संकल्पित जिस पर आप हार गए सर नहीं लोकसभा साहब, कहाँ चुनाव, हार इन्हीं गए? मुद्दों के साथ आप 52 सीटें सीटों गंवाई पे हैं। हमारी बढ़त रही अभिषेक। मैं विधानसभा की बात नहीं कर रहा सर, लोकसभा में 12 सीटों से आप 9 पर आ गए। ठीक है, आपने सीटें गंवाई आप हैं। हार नहीं गए, गंवाई हैं सीटें ना। आप अगर कांग्रेस मैं हारना नहीं कह रहा, मैं शब्द वापस देता को देखे हूं। आपने 3 सीटें गंवाई है ना, चलिए गंवाई है, पर आप ये टोटालिटी में भी तो देखेंगे हम 52 सीटों पर आ गए थे और कांग्रेस तो सर आप 57 सीटों पर आ गए थे 2019 में। अभिषेक 1 to 1 ना करें कृपया। मैं नहीं, आपसे नहीं, रिक्वेस्ट सर ये ना बोले, जवाब तो देना होगा। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी आग्रह- आपका मैं- कॉल मैं है एज एन एंकर। मैं भी आग्रह कर मैं रहा हूं। ऐसा नहीं हूँ कि मैं एंकर से प्रश्न कर सकता हूँ, मैं मैं आग्रह कर सकते हैं करता सर। हूँ। देखिए, अभी तो सर अभी ये प्रचलन है कि आप मीडिया में एंकर को गाली दें, नहीं, मीडिया मैं- को गाली दें, मैं- प्रवक्ता आए मैं- मीडिया पर मैं- चीखे आप चिल्लाएं, शायद- गुंडों की भाषा में बात करें, वो तो उसको दो चार फेसबुक बार पे लहराएं, दो यूट्यूब चार पे बार लहराएं। अभिषेक ये मेरे कर सामने सकते हैं सर, ये अपने अभिषेक, संस्कार होते दो हैं। चार बार मेरे सामने भी ये हुआ हम कि लोग नहीं कर आपसे सकते। चलिए। किसने नहीं, बदतमीजी नहीं, से व्यक्तिगत- बातें मैं की थी, व्यक्तिगत नहीं जाता वो सर। मैं भी व्यक्तिगत नहीं जा रहा हूँ, मैं पर मेरे व्यक्तिगत- सामने हुआ है आप सर कि बात आपसे पूरी करें। किसने बदतमीजी से बात चलिए की थी, कोई आपसे बात नहीं कौन सर, सब एंकर थे? जगह होता है। चलिए, आप मैं मुझे कह रहा हूं- पुतुल साहब ये बताएं कि क्या मुद्दे होंगे, भ्रष्टाचार, परिवार के मुद्दे अगर आप बात बोलते हैं, आप अगर मुद्दे भी पूछते हैं बीच में टोक भी नहीं, देते हैं। मैं- आप ये जनता मुझे- को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करना, बोलिए ना प्लीज। मुझे पूरा तो कर लेने। मैं ये बोल रहा हूं कि इन्हीं मुद्दों के साथ आपने लोकसभा चुनाव लड़ा। ये पहला मौका था, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब, राजनाथ सिंह साहब, मैराथन दौरा किया इन लोगों ने झारखंड का, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बावजूद इसके 3 सीटें कम हुई और आरक्षित सीटें कम हुई। कहीं ना कहीं आदिवासियों तक जो संदेश पहुंचाना था, मूलवासियों तक जो संदेश पहुंचाना था, उसमें भाजपा के लोकल कैडर पिछड़े हैं। मुद्दे तो वही रहेंगे, लेकिन कैडर को विश्वास में कैसे लीजिए? नहीं देखिए, ये कैसे कह सकते हैं कि आदिवासियों ने हमें वोट नहीं दिया। उन सीटों पर हमें अच्छे वोट मिले और पूरे प्रदेश में अगर हम रांची जीते, धनबाद जीते, जमशेदपुर जीते, पलामू जीते, तो क्या वहां आदिवासियों ने हमें समर्थन नहीं दिया? अगर इस लॉजिक से, जिस लॉजिक से आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ आदिवासियों ने गठबंधन को मेरा नहीं, ये सर मैं विपक्ष कह रहा आरोप हूं, रहता है, सत्ता का आरोप अभिषेक, थोड़ा तो मौका दे बोलने का। बिल्कुल, बात पूरी करें। तो इस लॉजिक से देखिए कि एसटी ने अगर इन्हें वोट दिया तो क्या एससी, ओबीसी और जनरल ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया? नहीं साहब, हम मानते हैं उस वर्ग से भी इनको वोट मिला है। तो वोट की अगर आप बात करें तो 52 सीट पर हम आगे थे और भ्रष्टाचार हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा रहेगा। बांग्लादेशी घुसपैठ ये बड़े मुद्दे रहेंगे। किस तरीके से 1951 से 2011 के बीच में जब 85% कांग्रेस की सरकार थी, उस समय संथाल परगना की डेमोग्राफी कैसे बदल गई। 16% आदिवासियों की जनसंख्या कम हो गई, 13% मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई साहब 1951 और 2011 के बाद। और अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता को सुन रहा था, जिसकी हिस्सेदारी उसकी उतनी सत्ता में भागीदारी। साहब तो 2011 तो जातिगत आधार पर सर्वे हुआ था, जनगणना, उसको कांग्रेस ने क्यों खारिज कर दिया? और क्यों खारिज करके उन आंकड़ों को छिपा लिया 2011 का कि जिसमें जातिगत सर्वे किया गया था? और क्यों ऐसी परिस्थितियां करके उसको छिपाया ही नहीं, उसको रिजेक्ट कर दिया और उसको कहा ऐसी प्रावधान उसमें लगा दिए कि आने वाली सरकार भी सार्वजनिक नहीं कर सके। तो कांग्रेस ने तो 2011 में जातिगत जनगणना करवाया था और क्यों हटा दिया? एक और प्रश्न, सरना धर्मकोड की बात करते, मैं कई बार वो केंद्रीय मंत्री का पत्र दिखा चुका हूं, मैं वो नहीं दिखाऊंगा इस बार। लेकिन एक प्रश्न तो मैं भी कांग्रेस से जानना चाहूंगा, 1951 में तत्कालीन अंतरिम सरकार के माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने क्यों आदिवासी को धर्म जो कॉलम कोड था उससे हटा दिया? आदिवासी शब्द को क्यों हटाया? और जब 2011 में 50 लाख लोगों ने आदिवासी कॉलम नहीं होने के बावजूद सरना और आदिवासी लिखा, तो क्यों उनको अन्याय में, अदर्स में डाल दिया गया? तो ये कांग्रेस की कथनी और करनी का अंतर दिखाता है। देखिए, और करप्शन कितना बड़ा मुद्दा है साहब। इस सरकार में हेमंत सोरेन भी 5 महीने जेल के भीतर रहकर आए हैं। उच्च न्यायालय ने सिर्फ बेल दिया, दोष मुक्त नहीं किया है, और सर्वोच्च न्यायालय में मामला लंबित है। तो दोषी भी नहीं बोला, नहीं दोषी। तो उच्च न्यायालय ने प्राइमा फेसी WPCR 68/2024 में उनको दोषी माना था, डबल बेंच में जांच। तो मैं नहीं, बिल्कुल दोषी माना। मैं आपको जजमेंट निकाल के दिखा दूं। नहीं, वो जजमेंट नहीं, टिप्पणी में जानता हूं। जी, तो मैं उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब सर्वोच्च न्यायालय में इसका फैसला होना है।
लेकिन आलमगीर आलम साहब को तो अभी तक बेल नहीं मिला। उन पे तो 3000 करोड़ के टेंडर का आरोप था, टेंडर मैनेज करने का। और आज इरफान अंसारी साहब ने कितना बड़ा बयान दिया, मीडिया का ध्यान शायद उस पर नहीं गया। उन्होंने कहा विभाग में जो पूरे पहले गलतियां हुई उसके कारण पूरा विभाग दोषी नहीं होता है, जो दोषी किए गए अधिकारी है वो नपिंड है, लेकिन पूरा विभाग इसके लिए दोषी नहीं हो सकता। उनका कहना सही था, लेकिन उन्होंने माना कि इस विभाग में गलतियां हुई, यानी आलमगीर आलम को दोषी मान लिया। तो ये सरकार में जो करप्शन हुआ, माटी, रोटी और बेटी, जिस तरीके से आदिवासी बेटियों को टारगेट किया जाता है मुस्लिम घुसपैठियों के द्वारा, मैं घुसपैठिया शब्द प्रयोग कर रहा हूं, और उनको उनके जरिए जमीन पर कब्जा किया जाता है, फिर उनके जरिए राजनीतिक शक्ति पर कब्जा किया जाता है, लव जिहाद किया जाता है। मैं एक मरियम मरांडी का उदाहरण है, बहुजन समाज पार्टी की टिकट से वो चुनाव लड़ी राजभवन से, अब्दुल हमीद की पत्नी है। चलिए संजय सिंह साहब 2 मिनट मैं सांप्रदायिक टिप्पणियों पर गंभीर मुसलमान घुसपैठिए तो घुसपैठिए, मैंने कहा मुसलमान मैंने मुस्लिम घुसपैठिए कहा, अरे मुस्लिम सुनते इनका कान खड़ा हो जाता है, ये गलत है। शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल मुस्लिम घुसपैठिए, मैं फिर से प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने मुसलमान यहाँ का झारखंड का मुसलमान अमन पसंद है, मुस्लिम घुसपैठिए शब्द का मैंने प्रयोग किया था। संजय सिंह साहब मैं आपको यह बता दूं कि घुसपैठियों को लेकर घुसपैठियों की बात जब होती है आपकी सरकार को स्पेशल ब्रांच ने रिपोर्ट दिया, मुझे मेरी बात कहने दिया जाए, मदरसों में उनका कार्ड बनवाया। ब्रेक का वक्त हो जाएगा, अरुण वर्मा साहब से समझने दीजिए। अरुण वर्मा साहब, जेएमएम ने लोबिन हेम्ब्रम को भी देख लिया, जेएमएम ने चमरा लिंडा को भी देख लिया, निलंबित हुए, निष्कासित हुए, और भी कई नाम है। विधानसभा चुनाव से पहले क्या लगता है कि और कितने फेरबदल करने पड़ेंगे? जेएमएम ने सरयू राय जी को भी देखा, जो आप अपने दल का बताइए सर, आप अपने दल का अभी तो हम लोग के बारे में ये बोल रहे थे, तो ये बात अब तो नहीं बोल। नहीं, मैंने उनको बोला सरयू राय तटस्थ है आज तक, भाजपा में नहीं लौटे। घुसपैठ के बारे में बोल रहे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी किनके अंदर आता है? झारखंड सरकार का अधीन है क्या? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, हम लोग देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी में थोड़े ना विराजमान है। सीमा की रक्षा आप कर नहीं पा रहे हैं, घुसपैठ का जिम्मेवार आप लोग हैं, उसके जिम्मेवारी आप हम लोग के ऊपर। अगर घुसपैठ हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग नाकाम है। झारखंड की सीमा से कहीं बांग्लादेश सकता है, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बांग्लादेश भौगोलिक जानकारी जिनको है वो जानते हैं बांग्लादेश कि पाकुड़ जिला, जामताड़ा जिला का जो हिस्सा है बांग्लादेश तो सकता है, बांग्लादेश बिल्कुल नहीं सकता है। ज्योग्राफी बदल दीजिएगा। मेरी बात वेस्ट बंगाल का आप शोर मत मचाइए, शोर नहीं क्या मचाइए, मुसलमान अभी आप सीधा आपके सांप्रदायिक राजनीति को देश नकार दिया। आप अगर हारे हैं, जीत हुई है। अरे ऋषि सुनक ने 100 से ज्यादा सीटें जीती है और माफी मांगते चल रहे हैं, और आपके शहजादे 99 सीट। नफरत की राजनीति को देश नकार दिया है, फिर भी आपकी जुबान से सिर्फ मुस्लिम 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 निकलता है, सिर्फ नफरत नफरत नफरत। आपके अंदर इतना नफरत क्यों है? बीएसएफ आपका है, मिलेगा आपका बीएसएफ आपका है, बीएसएफ आपका है, आपका त्रिपुरा में, आपका आइजोल में, मिजोरम में आपके मिजोरम में इसी कांग्रेस में मुस्लिम महिलाओं का हक छीना था, इसीलिए तिल मिला गए हैं आज सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद। सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट जैसा विद्वान प्रवक्ता बोलता है, क्या सहमत है? मुझे बहुत शाहबानो केस को क्यों पलटा था राजीव गांधी ने पार्लियामेंट से, और आज सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ये जो पलटना था वो गलत है और मुस्लिम महिलाओं को भत्ता देना चाहिए। आप बोले तो मैं जजमेंट दिखा दूं। और आपके स्पेशल ब्रांच का ये पत्र है साहब 2 जून का कि बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिए को मदद, ये तो सार्वजनिक है संजय सिंह साहब, इसमें आपको आपत्ति है? मुस्लिम शब्द पर अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हो रहा है तो आप उसमें कहां? मुझे आपत्ति है 2 बातों का। पहला, बीएसएफ को इंश्योर करना, आप जरा सुनो मेरी बात को, बीएसएफ को इंश्योर करना है कि बॉर्डर पे घुसपैठ नहीं करे। देखिए बीएसएफ का जिम्मेवारी है। क्यों नहीं आप लोगों ने प्रतुल यादव साहब
जनगणना कराई क्यों नहीं आप लोगों ने? नहीं, देखिए बीच में कोरोना आ गया था और अब जनगणना होगा। अब जनगणना ये नहीं कराएंगे, ये जनगणना नहीं कराएंगे, जातिगत जनगणना की मांग जो ये जनगणना नहीं कराएंगे, करवा दे, ये डर गए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी के द्वारा जो मांग की गई है। ब्रेक ले लीजिए सर, थोड़ा लंबा ब्रेक है, एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक ले लेता हूं, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो बिल्कुल आखिरी राउंड में चलूंगा। अतिथियों के पास कम शब्द और कम समय और ज्यादा शब्द में उनको अपनी बातें पूरी करनी होगी। तुरंत लौटता हूं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करता हूं अपने अतिथियों का, चलता हूं अरुण वर्मा साहब के पास। बात अधूरी रह गई थी, संजय साहब थोड़ा सा रुक जाएं, बात पूरी कर लेंगे अरुण वर्मा साहब को। अरुण वर्मा साहब, मैंने आपसे घुसपैठ पर सवाल नहीं किया था, मेरा सवाल सीधा था कि लोबिन हेम्ब्रम साहब को निष्कासित करना पड़ा, चमरा लिंडा साहब को निलंबित करना पड़ा, दोनों लोग विधानसभा में आते हैं, विश्वास मत में आपके पक्ष में हेमंत सोरेन साहब के पक्ष में वोट भी देते हैं। सरयू राय की बात है, सरयू राय तटस्थ रह जाते हैं। कार्रवाई के नाम पर जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव अब नजदीक आ गया है। 20 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित होनी है। अब नजारे क्या बदलने वाले हैं? कितने विधायकों का, लोबिन हेम्ब्रम का, चमरा लिंडा का क्या होगा, ऐसे विधायकों का और अन्य विधायक प्रत्याशियों का क्या होगा, कैसे निपटेगा जेएमएम इनसे तैयारियों से पहले? देखिए, वो लोग तो खुद से आए और पार्टी के पक्ष में मतदान भी सरकार के पक्ष में किया है दोनों ने, तो अब पार्टी निर्णय करेगी, क्या निर्णय करती है तो पार्टी का आलाकमान तय करेंगे। किंतु देखिए, एक प्रोपगंडा चल रहा है हार को अपनी जीत बताने का। चुनाव हुआ लोकसभा का और चर्चा हो रही है विधानसभा की। अब की बार 400 पार, 400 पार, बीजेपी अकेले 370 और गठबंधन 30। क्या हुआ? टाई टाई फिस, कहाँ चले गए? 300 से नीचे आ गए, बहुमत भी नहीं आया, 240 सीट में चले आए, 303 सीट इन लोगों के पास था, 63 सीट घट गई इन लोगों की। पर माहौल कैसे क्रिएट किए हुए हैं, जैसे कि लग रहा है कि सारा सीट ये लोग जीत के आ गए। अरे भैया, ये नैरेटिव सेट करना, हंस रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं? ये तो गजब की हंसी है। हारने के बाद भी हंस रहे हैं। हार को जीत बताना कोई इन लोगों से सीखे। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बीएसएनएल से लेकर एलआईसी तक। और अब एचईसी देख लीजिए, क्या एक जमाना में एचईसी 50,000, आप तो आए थे सुधार करने की बात करने लोग के। आप कहते थे कि हम एचईसी को सुधार देंगे, आप कहते थे कि बोकारो स्टील सिटी को हम कायाकल्प कर देंगे। एक समय था कि बोकारो स्टील सिटी में 70,000 लोग काम करते थे, आज 7,000 लोग भी काम नहीं कर रहे हैं। तो मोदी जी तो विनाश करने के लिए आए हैं, ये लोग तो सिर्फ विनाश कर रहे हैं। झारखंड और देश का तरक्की के बारे में क्या बात करते हैं? कुछ तो करते नहीं है। संजय सिंह साहब, बेचे जा रहे हैं, एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, सेल बेच दिए, भेल बेच दिए। अब ये तरीके से अगर आप लोग काम कीजिएगा, कॉलेज से लेके सारा कुछ निजीकरण कर दीजिएगा, तो हम पहले भी बोलते हैं सरकार कोई बनिया की दुकान थोड़ी ना है कि हर एक काम आप फायदे के लिए कीजिएगा। मोदी जी हर क्या बोल रहे हैं? अरे बनिया को क्यों नीचा दिखा रहे हैं? बनिया की दुकान, अरे कहां बनिया को नीचा? आप एक समुदाय, ये बहुत बदतमीज प्रवक्ता है, ये कोई तरीका नहीं है। हर एक तरीका नहीं, अरे बनिया की दुकान हर एक चीज फायदे के लिए, क्या खुददारी से अरे भैया, तो हम क्या गलत बोल रहे हैं? सरकार को बोल रहे हैं कि हर एक काम फायदे के लिए नहीं कर सकती है। सरकार कोई बनिया की दुकान की जैसा नहीं चलती है। दुकानदार बोल रहे हैं, जाति का नाम नहीं, जाति का नाम नहीं बोल रहे हैं। सरकार बनियाओं का हक नहीं सरकार रोटी चलाने का, सरकार बनियाओं का, सरकार बैठा दिए, हर एक मामला में इंटरफेयर करके क्या बोल दिए? हम बोल रहे हैं कि सरकार जाति का अपमान नहीं है। देखिए, जो खुद जाति का अपमान करता है, जो अपना रोजी रोटी चलाता है, उस जाति का अपमान करे। आप दुकान का उदाहरण दे, दुकान को बिल्कुल क्या एनजीओ के बारे में बोले? उदाहरण दे रहा हूँ, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। अरे भाई, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ। अरे आप तो यादव के खिलाफ आप लोग बोलते हैं, जाट के खिलाफ आप लोग बोलते हैं। जब ये यादव का बच्चा रहता है मंदिर में, अखिलेश यादव का मंदिर धो दिए, आप लोग मंदिर धो दिए। अरे आप लोग से कैसी बड़ा जातिवादी है क्या? कांग्रेस का आप लोग मंदिर धो दिए। जब अखिलेश यादव मंदिर किया तो मंदिर धो दिए, जब मंदिर गया तो बीजेपी के लोग मंदिर को धो दिए।
मंदिर को धोने वाले लोग आदिवासी दलित पिछड़े अगर मंदिर जाते हैं तो मंदिर को धो देते हैं। लेकिन आज आदिवासी महिला राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया शिलान्यास में राम मंदिर का उद्घाटन में नहीं बुलाया गया। आप लोग ऊंच नीच भेदभाव करना आप लोगों का काम है। अरे भैया क्या गलत बात बोले आप? हर एक मामले का हर एक के बीच में बोलते हैं, बात को पूरी नहीं करने देते हैं। ये कोई तरीका नहीं है, ये बहुत गलत तरीका है। हर एक अपने बारे में बोल लेते हैं और दूसरा करना चालू कर देते हैं। ये तरीका आप बोल दिया और दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। स्टाइल में आ गए दोनों लगता है इन्हीं को चलाने आता है। डाउन कीजिए दोनों माननीय प्रवक्ताओं का ऑडियो। जीतन मांझी मंदिर गया तो मंदिर को धोने का बीजेपी के लोगों ने काम चलिए किया। ऑडियो डाउन हो गया है सर, ऑडियो डाउन हो गया सर, बाहर नहीं जा रहा है। समझ ले बात को आप लोग। हो गया सर, किसी भी बात पर आप लोग अगर अड़ते हैं, आप लोगों का जूझना काम है, आप जूझें, लेकिन एक समय के बाद उसको समाप्त कर दें। जातीय टिप्पणी से भाषाई मर्यादा का जरूर ख्याल रखें आप लोग, ये मेरा आग्रह है आप लोगों के साथ। टिप्पणी हमने की नहीं आपने कहा, आपने जो बनिया की दुकान ऐसा क्या होता है? ये लोग क्या तो बनिया खुदारी से नहीं मिलता क्या? क्या हो गया ना? बनिया की दुकान है, ये लोग आदत बड़े ये अशोभनीय भाषा में बनिया की आदत हो गई है दूसरे को बदनाम करने का। ये लोग आदत हो गया है। चलिए वक्त की पाबंदी आ गई है, मुंह में अपनी बात समाप्त हो गया है। माफी चाहूंगा अपने अतिथियों से, मुद्दा अटक गया है कहीं ना कहीं, एक छोटी सी बात पर रुक गया है मुद्दा। लेकिन यह तय है कि विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है और ऐसे में यह तय है कि कमोबेश बहुत जल्द विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बच सकती है। 20 अगस्त को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और उसके बाद विधानसभा लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।